चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे क्या? एक्सरसाइज के शायद एमसीक्यूज हो भी गए थे ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक हो गया था, वो तीनों एमसीक्यूज थे, राइट? हाँ, चलो फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, लाए बुक। ये क्या है फोर्थ क्वेश्चन? व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड? जैसे हमने बीच में लिखा है कहीं पर, है ना, डेफिनेशन। दो टाइप के रिएक्शन अपन ने देखे थे, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस। वहां पे अपन ने डेफिनेशन भी लिखी है और नोट में मैंने लिखवाया भी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलो उसको एक साथ लिख लेते हैं दोनों आंसर्स को। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ना, फ्रॉम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, लिखिएगा इसका आंसर। अ केमिकल इक्वेशन विच हैज a chemical equation which has a chemical equation which has, अन्वेषा आवाज आ रही है? which has equal number of atoms, which has equal number of atoms of each element, which has equal number of atoms of each element in the reactants and products, in the reactants and products. फिर से रिपीट करो डेफिनेशन। A chemical equation in which, yeah, chemical equation which has equal number of atoms of each element in the reactants and products is called a balanced chemical equation. Is called a balanced chemical equation. Is called a balanced chemical equation. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना। ये तो डेफिनेशन हुआ ना कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। अब उसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, द केमिकल इक्वेशंस मस्ट बी बैलेंस्ड, द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। Stop. If we do not balance the equation, if we do not balance the equation, if we do not balance the equation, it would be creating, it would be creating or losing atoms. It would be creating or losing atoms. Creating मतलब अगर प्रोडक्ट साइड में कोई एटम ज्यादा है और रिएक्टेंट साइड में उस एलिमेंट का एटम कम है, तो इसका मतलब आपने उसी एलिमेंट का एक एटम क्रिएट कर दिया ना नया। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो एक हाइड्रोजन एटम कहां से आया? तो दिस इज, हाँ, तो नहीं होगा ना। अरे अपन यही लिख रहे हैं कि अगर मैंने बैलेंस नहीं किया तो ऐसा लगेगा कि एटम क्रिएट हुआ या एटम का लॉस हुआ है। और विच इज अगेंस्ट, अभी वो एक अगला लाइन लिखने वाले पर वही ना, विच इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्या लिखे? इफ वी डू नॉट बैलेंस द इक्वेशन, इट वुड बी क्रिएटिंग और लूजिंग एटम्स। यहां तक हो गया? इट वुड बी क्रिएटिंग और लूजिंग एटम्स, which is against the law of, which is against the law of, which is against the law of conservation of, which is against the law of conservation of mass, which is against the law of conservation of
mass. Full stop. According to the law of conservation of mass, according to law of conservation of mass, total mass of the reactants, total mass of the reactants must be equal to the total mass of the products. Must be equal to the total mass of the products. ठीक है? Last line. Therefore, the number of atoms. Therefore, the number of atoms of each element. Therefore, the number of atoms of each element must be equal. Must be equal on both the sides. On both the sides. ठीक है? ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 बुक लाया है. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, चलो 5, 6, 7, 8 हमने ऑलरेडी किया है ना? मैंने होमवर्क के लिए बोला था और आई गेस सबने कर लिया है होमवर्क. और 8 का हमने जो रिमेनिंग पार्ट था वो भी एक दिन कर लिया था ना, कि टाइप्स बच गया था लिखना. हमने टाइप भी लिख लिया था. चारों का एक एक रिएक्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, है ना? एक कॉम्बिनेशन है, एक डिकम्पोजिशन भी है, एक उसमें डिस्प्लेसमेंट भी है और इसमें एक डबल डिस्प्लेसमेंट भी है. ठीक है, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8. चलिए 9th क्वेश्चन पढ़ो सभी. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे हैं. What does one mean by exothermic and endothermic reactions? Give examples. पढ़े? तो क्या था एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक? इसको भी अपन ने कहीं ना कहीं नोट में लिखा है ना, कि दो टाइप के रिएक्शन होते हैं. किस बेसिस में? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी. की एनर्जी इज आइदर अब्सॉर्ब्ड और आइदर रिलीज्ड, राइट? तो अब्सॉर्ब्ड होगा तो किस टाइप का रिएक्शन है? एंडोथर्मिक. और एग्जिट, है ना, बाहर निकल रही है हीट, रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक. ठीक है, चलिए इसका आंसर लिखना. क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए. हाँ 9, सॉरी 9. क्वेश्चन नंबर 9. The chemical reaction which occur, the chemical reaction which occur, the chemical reactions, the chemical reactions which occur, reactions भी है. chemical, chemical की spelling, chemical reactions, है ना, which occur with the evolution of heat. With the evolution, evolution मतलब बनना ना, evolution of heat. With the evolution of heat are called exothermic reactions. Are called exothermic reactions. The chemical reactions which occur with the evolution of heat are called exothermic reactions. ठीक है, चलिए एग्जांपल लिखना. फर्स्ट, C plus O2 gives CO2 plus heat. तो जहां भी आपको प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट दिखेगी मतलब हीट बन रही है, राइट? अलोंग विद द प्रोडक्ट हीट भी बन रही है. इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ हीट, या समटाइम्स इवोल्यूशन की जगह रिलीज वर्ड भी लिखा रहता है. रिलीज ऑफ हीट. ठीक है, हीट इज रिलीज्ड. ठीक है, एक और लिखना. H2 plus O2 gives H2O. बैलेंस कर लेना इसको. H2 plus O2 gives H2O plus heat. ठीक है, बैलेंस तो कर लोगे इसको, बैलेंस, है ना? ठीक, चलो बाकी एक आध एग्जांपल अपने और पीछे भी लिखे हैं कि आप अगर कैल्शियम ऑक्साइड, चूने को
पानी में डालोगे तो वो गर्म हो जाता है ना, चूना पानी बनेगा, यानी कि लाइम वाटर प्लस हीट इज लिबरेटेड, इवॉल्व, रिलीज्ड। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा एग्जांपल। तो नीचे एंडोथर्मिक का रिएक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। द केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर, द केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर, द केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर, अब यहां था विद द इवोल्यूशन ना, तो अब यहां होगा विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। द केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर विद द absorption of heat, chemical reactions which occur with the absorption, absorption की स्पेलिंग ए से चालू होती है, ऑब्जर्व अलग होता है, एब्जॉर्ब अलग होता है ना, ठीक है, with the absorption of heat are called endothermic reactions। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल लिखना। लिखिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कैसे लिखेंगे रिएक्शन में, N2, नॉट N, है ना, देख लो N2 यानी कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन O2, है ना, प्लस हीट, प्लस हीट, यहां पे अपन हीट रिएक्टेंट साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, तो N2 प्लस O2 प्लस हीट गिव्स NO, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, है ना, 2 आएगा बस सामने NO के, बाकी तो सब बैलेंस है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो, NH3, एक हो गया आपका N2 प्लस O2 प्लस हीट गिव्स 2NO, और अब जो लिख रहे हैं वो होगा आपका NH3 प्लस हीट गिव्स N2 प्लस H2। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर 3, करेक्ट। ये भी किया, अमोनिया वाला रिएक्शन भी बैलेंस किए पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ो। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी डिस्कस किए अपन कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, क्योंकि उसमें भी एनर्जी रिलीज हो रही है, फूड इज ब्रोकन डाउन, है ना, इन द सेल्स, एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वहां भी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो रिलीज जिसमें हो रही है वो क्या है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, देखो इसमें, इन रेस्पिरेशन, इन रेस्पिरेशन carbohydrates are broken down to form glucose, in respiration carbohydrates, carbo then hydrates are broken down into, are broken down into glucose, are broken down into glucose, and this glucose combines with oxygen, ऊपर रेस्पिरेशन लिखेंगे पहला, इन रेस्पिरेशन लिखेंगे, उसमें ना इन डाइजेशन लिख दो पहले, जहां पे अपन स्टार्ट किया ना आंसर, इन रेस्पिरेशन की जगह इन डाइजेशन करो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज तो डाइजेशन होता है। ठीक है, तो इन डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, तो ठीक है, देन एंड द ग्लूकोज, आगे क्या लिखे, एंड द ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, and the glucose combines with oxygen in the cells of our body, combines with oxygen in the cells of our body, combines with oxygen
in the cells of our body, producing energy ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ये रेस्पिरेशन है जहां पे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के एनर्जी बना रहा है. ठीक है, सेल के अंदर. तो क्या सेंटेंस लिखे पूरा? एंड द ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी प्रोड्यूसिंग एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ठीक है, रिएक्शन याद है किसी को? एनीवन? ग्लूकोज को ऑक्सीजन का रिएक्ट कराना, यही तो लिखा आपने अभी. ग्लूकोज को ऑक्सीजन का रिएक्ट कराना है, प्रोड्यूसिंग एनर्जी. तो ग्लूकोज हो गया आपका C6H12O6. इसको रिएक्ट कराना है ऑक्सीजन के साथ, तो प्लस हो जाएगा O2, राइट. और हम रिलीज क्या कर रहे हैं रेस्पिरेशन में? कार्बन डाइऑक्साइड. तो जितना भी कार्बन था वो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, और जितना भी हाइड्रोजन था वो बन जाएगा वाटर प्लस एनर्जी. बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 6 इधर, 6 इधर और 6 इधर. जस्ट ऑपोजिट है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस में ये दोनों रॉ मटेरियल्स होते थे और ये प्रोडक्ट और ये बाई प्रोडक्ट. बाई प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? वेस्ट नहीं बोलना चाहिए, उनके लिए वेस्ट है, किसी और के लिए वो यूजफुल हो सकता है, हमारे लिए यूजफुल है ना, उनके लिए वो बाई प्रोडक्ट हो जाएगा. ठीक है, मेन प्रोडक्ट ये है. फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज. और साथ में जितने भी जो भी चीज और बन रही होगी वो सारे बाई प्रोडक्ट्स कहलाएंगे. ठीक है, चलिए लिखिए रिएक्शन. नीचे लाइन में लिखना. द अबव रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. द अबव रिएक्शन इज कॉल्ड respiration. The above reaction is called respiration. Energy is released. Thus, during respiration, energy is released. Hence, it is considered an exothermic reaction. Energy is released. Hence, it is considered an exothermic reaction. Hence, it is considered an exothermic reaction. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. Why are decomposition reactions called the opposite of combination? ठीक है, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस. ठीक है, क्यों बोलते हैं ऑपोजिट या फिर उसका रिवर्सल? ये डिकम्पोजिशन में होता है, राइट. एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एनर्जी इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. यानी रिएक्टेंट एक होगा, प्रोडक्ट मल्टीपल हो सकते हैं. और कॉम्बिनेशन में जस्ट उल्टा है, सिंपल सब्सटेंसेस को मिक्स करके हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, यानी प्रोडक्ट एक होगा. तो दोनों में रिवर्स दिख रहा है हमको. यहाँ रिएक्टेंट एक है डिकम्पोजिशन में, वहां प्रोडक्ट एक है. ठीक है, दैट इज व्हाई कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन आर नोन एज, या दे आर सेड टू बी रिवर्सल ऑफ ईच अदर. ठीक है, तो लिखना एक लाइन इसमें. दोनों का डेफिनेशन लिख देते हैं तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा. ठीक है, लिखना इसमें. In decomposition reactions, in decomposition reactions, in decomposition reactions, a compound breaks up into a compound breaks up into two or more simpler substances.
in decomposition reactions, a compound breaks up into two or more simpler substances. Two or more simpler substances. Next line में, on the other hand, in combination reactions, two or more substances in the combination reactions, two or more substances combine to form single substance. Two or more substances combine to form single substance. Combine to form single substance. ठीक है, दोनों का एग्जांपल लिख लेते हैं. लिख लो नीचे. पहले कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन का एग्जांपल लिखो. पहले अपन ने डिकम्पोजिशन को डिफाइन किया है ना, तो लिख लो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला CaCO3. कार्बोनेट बोल दिया ना मैं, तो कैल्शियम के लिए तो Ca लिख ही दोगे, और कार्बोनेट है तो CO3, राइट. और यहाँ पे एरो में ही हीट लिख देना, गिव्स यू CaO प्लस CO2. इसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक में भी लिख सकते हैं ना, एग्जांपल लिखे भी थे. ठीक है, हाँ रिवर्सिबल नहीं होता है, बट मतलब इसी का से कंबाइन करोगे तो ये नहीं बन जाएगा, सेम कंडीशन में नहीं बनेगा, कोई और कंडीशन में भले बन सकता है. ठीक है. और कोई एग्जांपल डिकम्पोजिशन का? हाँ NH3 वाला भी लिख सकते हैं कि NH3 N2 और H2 दे रहा है. ठीक है, वरना हमने तीन टाइप के डिकम्पोजिशन देखे ना, यूजिंग सनलाइट, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये यूजिंग हीट था. ठीक है, तो एक सनलाइट वाला लिख लो, AgCl वाला. क्या था? AgCl, फिर एरो दे करके, एरो के ऊपर सनलाइट लिखेंगे, कंडीशन है ना, और प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? Ag एंड क्लोरीन Cl2. ठीक है, तो ये हमारे दोनों एग्जांपल डिकम्पोजिशन के हो गए. ठीक है, चलो कॉम्बिनेशन का भी एग्जांपल लिखिएगा. कॉम्बिनेशन H2 प्लस O2 गिव्स H2O. ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया जहां पे दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट. ठीक है, एक और लिखना कॉम्बिनेशन NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl. ठीक है, यहां भी दो सिंपल सब्सटेंस गिविंग अ कॉम्प्लेक्स वन. NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl. कॉम्बिनेशन में तो तीन टाइप के देखे हैं. एलिमेंट गिव्स अ कंपाउंड, element plus compound gives another compound, and compound plus compound gives another compound. तो हमने जो दो एग्जांपल लिखे उससे सबसे पहला एग्जांपल कौन सा कैटेगरी का होगा? एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव्स अ कंपाउंड. और अभी जो सेकंड लिखे उसमें दोनों ही कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है, राइट. ये थर्ड कैटेगरी वाला. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light, electricity. ये हो जाएगा. आप लोग पीछे से ही देख करके लिख लो उसका आंसर. क्वेश्चन समझे क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन एग्जांपल हैं और तीनों अलग अलग कैटेगरी के एग्जांपल है. एक बार हीट एनर्जी देनी है, एक बार लाइट, और तीसरे में इलेक्ट्रिसिटी. ये तो तीनों अपन लिखे हैं ना, तो तीनों का एक एक एग्जांपल. कौन से रिएक्शन का एग्जांपल? अरे गधे, बुक में नहीं, तेरी नोटबुक में. मिला डिकम्पोजिशन रिएक्शन नोट्स में, है ना. उसमें तीनों टाइप भी मिल गए होंगे. तीनों टाइप के एक एक एग्जांपल वहीं से उठा करके अपने आंसर में लिख लो. हीट का हमने अलग लिखा है ना, लाइट का अलग लिखा. लाइट का तो अभी लिखे थे AgCl वाला.
हीट का भी अभी लिखे, कार्बोनेट वाला। और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, वाटर। वाटर को इलेक्ट्रिसिटी दे करके अपन H2 और O2 में ब्रेक कर रहे हैं। मैंने संडे को टेस्ट बोला है ना, पर आप लोग को देख के लग नहीं रहा कि पढ़े हो कुछ। मैंने मंडे को ही बोला था आपको, वेडनेसडे को ही बोला था कि संडे को टेस्ट लूंगा, और आज फिर बोल रहा हूँ कि संडे को टेस्ट रहेगा इसी चैप्टर का। पहले हीट नहीं लिखना है, या तो हीट ऊपर लिखो, एरो में लिख दिया तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ लिख रहे हो तो पहले रिएक्टेंट लिखो फिर हीट करो ना। तो हीट का रिएक्शन क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट वाला रिएक्शन लिख सकते हैं जो अभी लिखे थे। अदरवाइज अपन एक लेड नाइट्रेट का भी लिखा था ना, PbNO3 का ट्वाइस गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसमें भी हीट है, तो ये हीट का एग्जांपल हो गया, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। फिर सनलाइट वाला अभी लिखे थे AgCl, एक AgBr वाला भी पढ़े अपन, AgBr सनलाइट Ag प्लस Br2। इसके बाद अपन ने लिखा भी था कि इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, वहां से क्वेश्चन आता है। एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन सा रिएक्शन है विच इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, राइट द रिएक्शन। तो टाइप हो जाएगा डिकम्पोजिशन, और रिएक्शन में ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन उसमें आ जाएगा, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रिएक्शन टू अकर, सनलाइट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी वाली, तो H2O एरो के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लिख देना, गिव्स H2 प्लस O2। ये वो इलेक्ट्रोलिसिस वाला रिएक्शन डायग्राम में बनाए थे, जहां दो टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड रखे थे। एक टेस्ट ट्यूब में आपको गैप ज्यादा दिख रहा था, एयर ज्यादा थी वहां पर, H2 था वो, और एक में आपको गैप कम लग रहा था, वो क्या था आपका O2। समझ रहे हैं, वहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक, चलो नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। अब जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 11 में डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस पूछा था ना, अब क्वेश्चन नंबर 13 में किसका किसका पूछा है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों में डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ रहा है, तो बट दोनों में डिफरेंस है ना। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, एक मेटल दूसरे मेटल को उसे कंपाउंड से रिप्लेस करने वाला है, यानी कि हमारे रिएक्टेंट्स क्या क्या होंगे, एक मेटल या एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। बट डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही कंपाउंड्स होते हैं, ये डिफरेंस है, ठीक है। जिनको याद नहीं आ रहा है, जैसे हमने लिखा था Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। ये डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि इसमें एक रिएक्टेंट सिंगल एलिमेंट है और दूसरा रिएक्टेंट दूसरे एलिमेंट का कंपाउंड है, कॉपर का। पहला रिएक्टेंट जिंक है और दूसरा रिएक्टेंट कॉपर का कंपाउंड है, और हमको पता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर अकॉर्डिंग टू दैट सीरीज भी लिखी है हमने, जो स्टार्ट हो रही थी आपकी पोटेशियम सोडियम से और एंड हो रही थी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम पर। नीचे कहीं पर हाइड्रोजन था, उसके बाद कॉपर मर्क्यूरी, है ना, ऊपर आपका ये सारे थे पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम आयरन, देन जिंक, इस टाइप का हमारा पूरा सीरीज था, राइट। तो उसमें हमने देखा था कि जिंक वाज अबव कॉपर, दैट इज व्हाई जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक उसको रिप्लेस करेगा, ऐसा डिस्प्लेसमेंट में होता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों ही कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि AgNO प्लस NaCl, दोनों ही कंपाउंड, राइट। अब यहाँ पे एक्टिविटी का कोई चक्कर नहीं है ना कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, दोनों ही अपने एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयनिक फॉर्म में रहेंगे। आयनिक मतलब Ag अपने आयनिक फॉर्म में रहेगा कुछ इस तरीके से, नाइट्रेट अपने आयनिक फॉर्म में रहेगा कुछ इस तरीके से, Na अपने आयनिक फॉर्म में रहेगा ऐसे, और क्लोरीन रहेगा कुछ ऐसे। अब इनके में होगा पार्टनर एक्सचेंज, कैटायन इस आयन के साथ और ये वाला कैटायन इस आयन के साथ। तो यहाँ पे कोई रिएक्टिविटी का वो नहीं है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, हमको नहीं देखना पड़ता, बट डिस्प्लेसमेंट तो देखना पड़ेगा।
क्लियर है? तो ये डिफरेंस है बेसिकली दोनों रिएक्शन में, ठीक है? तो अगेन दोनों का डेफिनेशन लिखते हैं, दोनों का एक एक एग्जांपल, ठीक है? लिखिएगा चलो। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, in displacement reaction, one element takes the place of another. One element the place of another in displacement reactions. One element takes the place of another. Takes the place of another element. Takes the place of in its compound. In its compound. Compound तो दूसरे वाले का ही था ना? In its compound. Reaction लिख लो पहला वाला example. Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu. ठीक है? नेक्स्ट लाइन में डबल डिस्टोर्शन का रिएक्शन लिखते हैं, डेफिनेशन क्या हो गया? ZnSO4 से स्टार्ट नहीं करना है, Zn प्लस CuSO4 प्रोडक्ट बन रहा है ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है? तो ये आपका वो एलिमेंट था जिसने दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस किया, उसी के कंपाउंड से, ठीक है? चलिए सेकंड लिखिएगा नीचे डेफिनेशन। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इन two compounds react to form, two compounds react to form two other compounds. Two compounds react to form two other compounds. यहां पे दोनों टू टू वाला टू है ना, दो TWO है ना, टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म टू अदर कंपाउंड्स। कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे? AgCl प्लस NaNO3। आप देख रहे हो रिएक्टेंट साइड में दो कंपाउंड थे, प्रोडक्ट साइड में दो अलग कंपाउंड है। यहाँ पे सिल्वर का नाइट्रेट था, वहां सिल्वर का क्लोराइड है, और यहाँ सोडियम का क्लोराइड था, वहां सोडियम का नाइट्रेट। है क्लियर? ठीक है, टू अदर कंपाउंड्स, पर ये बने कैसे? बाय म्यूचुअल एक्सचेंज, है ना? दोनों ने अपने आयंस का एक्सचेंज कराया ना, तो बाय बाय म्यूचुअल एक्सचेंज, बाय म्यूचुअल एक्सचेंज of of atoms, by mutual exchange of atoms or group of atoms, by mutual exchange of atoms or group of atoms। इनका मतलब समझ में आएगा सभी को कि अपन ने एटम भी लिखा है, ग्रुप ऑफ एटम भी लिखा है, इसका क्या मीनिंग है? इस एग्जांपल में वो कैसे अपन जस्टिफाई कर पाएंगे? क्लोरीन एक सिंगल एटम है, बट नाइट्रेट भी तो एक्सचेंज हो रहा है ना, नाइट्रोजन नाइट्रेट ग्रुप ऑफ एटम्स है, NO3। समझ रहे हैं? इसलिए एटम या ग्रुप ऑफ एटम का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। क्लियर है ये? ठीक है, चलो एग्जांपल लिख लो, यही वाला लिख लो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ना और ट्राई करो कि बनना चाहिए क्वेश्चन आप लोगों से। दो बार पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन को, है ना? ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन ही नहीं पढ़ाई क्या बोल दिया 3 बार बोल दिया आपको क्वेश्चन पढ़ो 2 बार बनेगा क्वेश्चन कहाँ है क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है पढ़ो इंग्लिश में लिखा है इंग्लिश मीडियम वाला ना पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा क्वेश्चन का जवाब ट्राई तो करो टेक्निक्स तो ट्राई करो आप कुछ तो लिखे घर करना पीछे ट्राई नहीं कर रहे हो आप पेज वाला ट्राई सॉरी समझ में आया क्वेश्चन समझा थोड़ा सा अच्छे से अनुवाद नहीं करना हिंदी में है ना क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप मुझे समझा सकते क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर हम्म हम्म सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर मिला दो सिल्वर अलग हो जाता है रिफाइन रिफाइन का मतलब क्या होता है प्योर फॉर्म मतलब आपको मान लीजिए जहां से भी सिल्वर मिल रहा होगा वो सिल्वर नाइट्रेट के फॉर्म में मिल रहा होगा पर मुझे तो सिल्वर चाहिए ज्वेलरी बनाने के लिए तो नाइट्रेट को अलग करना है ना तो ये अलग कौन करता है उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन राइट तो उससे कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटेरियल को यूज करना पड़ेगा अपने को समझ रहे हैं क्वेश्चन आपके पास रिफाइनरी में AgNO3 मिल रहा है बट आई वांट ओनली Ag तो कोई ऐसा मेटेरियल लेंगे अपन जिससे जो Ag को रिप्लेस कर सके जो Ag के ऊपर होगा वही कर पाएगा तो कॉपर दिया है क्या एग्जांपल में मतलब क्वेश्चन में लिखा है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर रिकवरी मतलब आप सिल्वर को कैसे रिकवर करोगे निकालोगे कैसे सिल्वर को रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल पूरा तो इतना अच्छे से लिखा हुआ है कि कॉपर मेटल लेना है और ये कॉपर मेटल सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं तो आपको क्या लिखना बोला आपको रिएक्शन लिखने बोला ना दैट्स इट तो क्या हो जाएगा AgNO3 प्लस Cu कॉपर गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस कितने लोग का सही है रिएक्शन अब आपने Ag और Cu को साथ में लिख दिया ना AgCu साथ में कैसे हो सकते दोनों मेटल हैं ठीक है तो जब भी रिएक्शन का कंपाउंड बना तो ये देखो कि एक मेटल होना चाहिए दूसरा एक कैटायन होना चाहिए दूसरा एनायन तो आपने तो AgCu लिख दिया ये दोनों ही कैटायन है ये कैसे कंपाउंड बनाएंगे क्लियर है तो ऐसे नहीं बोलेगा ना कि डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गिव वन एग्जांपल ऐसे आता है क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्ट ये रिएक्शन कौन सा था इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर देता नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाँ बैलेंस भी करना है कोई भी रिएक्शन अगर आपकी कॉपी में आपके पेपर में लिखा है तो वो बैलेंस ही होना चाहिए वो हर बार नहीं लिखेगा कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज टू बी बैलेंस्ड ये अपन शुरू में बोल दिए ना कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना क्यों जरूरी है वरना ऐसा लगेगा कि नाइट्रोजन क्रिएट हो रहा है समझे क्या रुद्राक्ष इसमें यही दिख रहा है ना या नाइट्रोजन एक है यहाँ पे नाइट्रोजन दो है यानी कि नाइट्रोजन क्रिएट हुआ है जबकि नाइदर एटम इज क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ठीक है उसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे यहाँ पे 2 लगा दो और Ag को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो दैट्स क्लियर है चलो ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 ये भी हमने उसके अंदर लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो नोट्स लिखे हैं पूरा खोजो पीछे डबल डिस्प्लेसमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था एक प्रेसिपिटेशन दूसरा न्यूट्रलाइजेशन तो प्रेसिपिटेशन ही तो पूछ रहा है आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या था कि कोई इनसॉल्युबल सॉलिड था जो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा वो अलग अलग कलर के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट है ना एलिमेंट क्या है उसके हिसाब से व्हाइट पीपीटी भी था हमने येलो पीपीटी के भी एग्जांपल देखे थे राइट तो अलग अलग टाइप के कलर के पीपीटीज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मेटल मेटल कैसा है ठीक है तो लिख लो उसका आंसर प्रेसिपिटेशन आपसे बस प्रेसिपिटेशन का डेफिनेशन पूछना और एक एग्जांपल ठीक है देखिएगा द रिएक्शन इन विच precipitates are produced the reactions in which the reactions in which
precipitates are produced are called precipitation reaction, are called precipitation reaction, है ना. प्रेसिपिटेट क्या होता है पूछेंगे तो इनसॉल्युबल सॉलिड. इनसॉल्युबल कोई सॉल्युबल हो जाएगा तो दिखेगा ही नहीं ना आपको. जैसे शक्कर पानी में सॉल्युबल हो जाती तो नहीं दिखती, तो वो प्रेसिपिटेट नहीं बना रही है. नमक पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो नहीं दिखता, वो प्रेसिपिटेट नहीं बना रहा है. पर कोई चीज अगर पानी में डिसॉल्व नहीं हो रही तो अल्टीमेटली इट विल गो डाउन एंड सेटल. तभी तो अपन ने डाउन एरो यूज किया था ना प्रेसिपिटेट को शो करने के लिए. हम उस सब्सटेंस के बगल में एक डाउनवर्ड एरो लगा देंगे. वो डाउनवर्ड एरो ही अपने आप में चीख चीख के बोल रहा है कि मैं प्रेसिपिटेट हूं. समझ रहे हैं क्या, कि मैं जिसके बगल में लगा हूं वो प्रेसिपिटेट है, वो इनसॉल्युबल है. ठीक है. और नीचे उसका कलर लिख देंगे अपन. और पीपीटी मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट. शॉर्ट फॉर्म में प्रेसिपिटेट को अपन पीपीटी लिखते हैं कई जगह पर. ठीक है. ओके, एग्जाम्पल लिख दो. एग्जाम्पल कौन सा लिखोगे? नहीं नहीं, वो आयोडाइड वाला लिखो, वो फेवरेट है ना, और वो इंपॉर्टेंट भी है. लिखो. मतलब लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, सुन रहे हैं क्या? लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब लेड और आयोडीन पहले अलग अलग होंगे, बाद में वो एक्सचेंज से बने होंगे ना. तो लेड के साथ नाइट्रेट बनाओ, तो लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम के साथ आयोडाइड लो. ये मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार लिख रहे हैं रिएक्शन जब से क्लास स्टार्ट हुई है अपनी. लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड. अब एक्सचेंज कर दो, तो लेड के साथ आयोडाइड आ जाएगा और पोटेशियम के साथ नाइट्रेट चला जाएगा. ये रिएक्शन तो सबको याद होना चाहिए एकदम. तो रात को नींद से जगा दूंगा, पूछूं बताओ जल्दी, तो ये रिएक्शन आना चाहिए. लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड. और इसी के ब्रैकेट में डाउन एरो येलो पीपीटी. और एक बेरियम वाला याद रखना, जहां बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बनता है. तो बेरियम सल्फेट का बन रहा है मतलब बेरियम पहले किसी और के साथ होगा, तो उसको बेरियम क्लोराइड ले लेना. बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4. सल्फेट बनाना है तो एक सल्फेट वाला लेना पड़ेगा ना. आप सोडियम के साथ लो या आप H2SO4 लो, हमको तो सल्फेट से मतलब है. ठीक है. गिव्स बेरियम सल्फेट, बेरियम इसके साथ चला गया, Na इसके साथ चला जाएगा, प्लस NaCl. ठीक है. तो जो प्रेसिपिटेट होता है वो सॉलिड होता है, और जो दूसरा है वो एक्वस होगा. जो साथ में उसके बन रहा है वो क्या होगा, एक्वस. और इसके तो दोनों रिएक्टेंट भी एक्वस ही होते हैं, है ना. अगर आपको स्टेट लिखना है तो सब क्या होंगे, एक्वस. क्लियर है क्या ये? डबल डिस्प्लेसमेंट में बोथ द रिएक्टेंट्स आर टेकन इन देयर एक्वस फॉर्म, यानी कि पानी में सॉल्यूशन मिला करके दोनों को मिलाते हैं. आप मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन है, और दोनों को तीसरे टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिए, तो आपको नीचे येलो पीपीटी मिलेगा लेड आयोडाइड का. ठीक है. ऊपर जो भी लिक्विड होगा वो पोटेशियम नाइट्रेट होगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. पढ़िए क्या है क्वेश्चन नंबर 16. एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जांपल्स ईच. अपन ने तो 3 डेफिनेशन देखी ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की. ऑक्सीजन के टर्म्स में, हाइड्रोजन के टर्म्स में, और इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, राइट. तो ऑक्सीजन के टर्म्स में क्या डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. तो ये पीछे डेफिनेशन लिखी, उसको लिख लो इसमें. ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन भी लिखे अपन और रिडक्शन की भी ऑक्सीजन के टर्म्स में. ठीक है. और एग्जांपल भी लिखे अपन दो दो.
डेफिनेशन में आपको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दिख रहा होगा, बट वो अभी यहाँ नहीं लिखना है ना. वी आर जस्ट राइटिंग इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, खत्म. एंड रिडक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, खत्म. डेफिनेशन लिखिए, एग्जांपल लिखे क्या? Mg plus O2 gives MgO, Na plus O2 gives Na2O. हो गया, दोनों में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है और उसमें रिमूवल करा दो. उसमें क्या क्या एग्जांपल लिखे हैं? हाँ, ZNO और CuO वाले दो एग्जांपल लिखे थे ना अपन. तो ZNO plus C gives Zn plus CO2. ऐसे एक लेड का भी लिखे थे. हाँ हाँ, अभी तो बोला मैं भी वही. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो. 17, क्वेश्चन नंबर 17. A shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and black colored compound formed. कौन सा एलिमेंट होता है ब्राउन कलर का? आयरन मत बोल रहा ना, तो रस्टिंग के बाद आपको ब्राउन दिखता है. आयरन ग्रे कलर का होता है. कॉपर, कॉपर, कॉपर सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फेट तो ब्लू हो जाएगा फिर. अरे कॉपर, आप लोग कॉपर के वेसल में कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? वो बोलते हैं ना कि कॉपर के वेसल में पानी पीना चाहिए, नहीं? सुबह सुबह पेट अच्छे साफ हो जाता है. तो वो कॉपर वही है, तो वो क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है, राइट? ठीक है. और पर उसको आप अगर एयर में रखोगे तो एयर रिएक्ट करेगा उसके साथ और आपको ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा या कॉपर सल्फाइड बन जाएगा. ठीक है, तो लिखो इसका आंसर. एक्स लिखा है ना, तो पहले उसी से शुरुआत करेंगे. द एलिमेंट एक्स इज कॉपर. द एलिमेंट एक्स इज द एलिमेंट एक्स इज कॉपर, है ना. और जो ब्लैक बोल रहा है नीचे लिखेंगे, ब्लैक कलर्ड कोटिंग इज ऑफ ब्लैक colored coating is of copper oxide, is of copper oxide. CuO ब्रैकेट में CuO लिख लेना. ठीक है, CuO. ठीक है, इसमें क्या होता है ना, कई बार कॉपर में ग्रीन कलर की कोटिंग भी चढ़ती है. दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बोनेट. तो एक नोट करके इसी में नीचे लिखो, इस आंसर का पार्ट नहीं है ये. ठीक है, नीचे लिखना. when carbon dioxide reacts with copper vessel, when carbon dioxide reacts with copper vessel, it forms a green colored coating. It forms a